बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS हट के। थायरोग्लोसल सिस्ट या थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट जो है वो सर्जरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पास पेपर में कॉमनली टेस्टेड हुआ है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमें सिनेरियो दिया जाता है, उससे हमने डायग्नोस करना होता है। तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की क्लिनिकल पिक्चर हमें पता होनी चाहिए और इसको डायग्नोस करने के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं वो हमसे पूछी जाती है। इन्वेस्टिगेशंस हमें पता होनी चाहिए और इसकी सर्जिकल जो मैनेजमेंट है, सर्जरी जो की जाती है वो हमें पता होनी चाहिए। साथ में कभी कभार वो कॉम्प्लिकेशंस पूछता है इसके और डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछता है, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट जो है ये डेवलपमेंटल एनोमली है थायराइड ग्लैंड की, लेकिन ये दूसरे डेवलपमेंटल एनोमलीज़ की तरह शॉर्टली आफ्टर बर्थ प्रेजेंट नहीं करती है, एट बर्थ प्रेजेंट नहीं करती, बल्कि ये 10-12 साल से लेकर 25 साल तक की एज में प्रेजेंट करती है। तो पहले हम देखते हैं कि ये थायरोग्लोसल डक्ट होता क्या चीज़ है। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड था उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती थी 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन पे। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के दरमियान में फोरामेन सीकम होता था, जहाँ से हमारे थायराइड की डेवलपमेंट स्टार्ट होती थी। और कैसे स्टार्ट होती थी, वहाँ से आउटपोकेजिंग होती थी, जिसे हम मीडियल डाइवर्टिक्यूलम बोलते थे या जिसे मीडियल एनाल्गेन भी बोल सकते हैं। वो नीचे की तरफ डेवलप करता था और थायरोग्लोसल डक्ट बनाता था। और इस थायरोग्लोसल डक्ट जो बनता है फोरामेन सीकम से, जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के दरमियान से निकला है। और आप कह सकते हो कि जो ब्रेकियल पाउचेज है, नंबर 1 ब्रेकियल पाउचेज है उनके दरमियान से, सही है, लेटरल साइड पे उसके ब्रेकियल पाउचेज होंगे नंबर 1। और ब्रेकियल पाउचेज नंबर 4, जो ब्रेकियल पाउचेज है उससे 2 लेटरल एनाल्गेन्स आते हैं, मतलब अंदर की तरफ डाइवर्टिक्यूलाई बनते हैं 2, वो जो कि लेटरल एनाल्गेन्स या पेयर एनाल्गेन्स कहलाते हैं। वो देते हैं आपके जो अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी जिसको बोलते थे, जिससे थायराइड ग्लैंड के पेरा फोलिक्यूलर सी सेल्स आते थे। जो थायरोग्लोसल डक्ट बना है उसकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग थी, उससे हमारे थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स बनते थे और फोलिकुलर सेल्स और फॉलिकल्स बनते थे। फॉलिकल्स में जो सेल्स है वो उधर से आते हैं, लेकिन पेरा फोलिकुलर सेल्स सी सेल्स जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं, जिसका काम ब्लड में कैल्शियम को टोन डाउन करना है, डिक्रीज करना है, वो आते हैं 4th फ्रेंजियल पाउच से, जहाँ से जो कि लेटरल एनाल्गियंस देता है थायराइड ग्लैंड के। अब जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये 8th वीक ऑफ जेस्टेशन पे जो है ओब्लिटरेट कर जाता है। अगर ये ओब्लिटरेट ना करे या इनकम्प्लीटली ओब्लिटरेट करे तो वो हमारे पास बनता है थायरोग्लोसल सिस्ट या थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। बाज़ दफ़ा ये पिरामिडियन लोब में कन्वर्ट हो जाता है और नॉर्मली ये जो है फाइब्रस बैंड बन जाता है, बिल्कुल ओब्लिटरेट कर जाता है। अब अगर इनकम्प्लीट ओब्लिट्रेशन है या इम्प्रॉपर ओब्लिट्रेशन है, एक ही बात हुई, ठीक है, तो वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कहलाएगा। और ये किसी भी उसकी जो बात है उसके किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये सब हायोइड होता है। सब हायोइड का मतलब है कि ये हायोइड बोन के पीछे होता है। ये पॉइंट ज़रूरी है क्योंकि इसकी सर्जरी जो है उसमें हम हायोइड बोन को काटते हैं, उस पोर्शन को जिसके पीछे ये सिस्ट हो सकता है, मतलब कॉमनली होता है। बाकी सुप्राहायोइड हो सकता है, फोरामेन सीकम के नीचे हो सकता है और फ्लोरा माउथ में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, हायोइड के इर्द गिर्द। सबहायोइड, सुप्राहायोइड, इंफ्राहायोइड हो सकता है, लेकिन सबहायोइड मोस्ट कॉमनली सबहायोइड ही होता है। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसे होगी कि ये 15 साल की कोई लड़की होगी, क्योंकि ये फीमेल्स में कॉमन होता है। थायराइड के जितने प्रॉब्लम्स है वो सारे फीमेल्स में कॉमन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। अब फीमेल होना बाज़ दफ़ा फ़ायदा देता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स फीमेल में कम होते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एचडीएल बढ़ाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये एड्रेस करता है, फीमेल्स में ये कॉमन होता है। एस्ट्रोजन की वजह से ये बात याद रखना कि फीमेल्स में कॉमन होता है। और कोई 12-13 साल 15 साल की लड़की होगी, ठीक है, और मिड लाइन स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, और कोई साथ में सिम्टम्स वगैरह हाइपर हाइपोथायरॉइडिज्म के नहीं होंगे, मिड लाइन स्वेलिंग होगी, ठीक है, और जो कि डीग्लूटिनेशन के साथ मूव करेगी और प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करेगी। ये प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करता है। क्यों करता है हमें पता है, क्योंकि ये डक्ट जुड़ा है टंग के साथ, टंग प्रोट्रूड करेगा तो ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, डिग्लूटिनेशन के साथ मूव करेगा। डिग्लूटिनेशन के साथ और भी चीज़ें हैं जो मूव कर सकती है, ये डिफरेंशियल्स में हम लिखेंगे। डिग्लूटिनेशन के साथ जो मूव कर सकती है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के डिफरेंशियल्स में लिख सकते हैं हम।
इसमें क्या है, कोई भी थायराइड इन्लार्जमेंट जो है वो डिग्लूटिनेशन के साथ मूव करती है, जैसे गोइटर है वो डिग्लूटिनेशन के साथ मूव करेगा। अच्छा, उसके अलावा सब हायोइड बर्साइटस अगर है तो वो डिग्लूटिनेशन के साथ मूव करता है, मतलब उसे बोलो कि निगल ले, पेशेंट जब निगलेगा तो जो स्वेलिंग है वो मूव करेगी, ठीक है। अब इनलार्ज प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स जो है ये भी डिग्लूटिनेशन के साथ मूव करते हैं, लेकिन प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ इनमें से सिर्फ थायरोग्लोसल डक्ट सिस मूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी, एक बच्ची होगी, ठीक है, मिड लाइन स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगी। अब वो जो मिड लाइन स्वेलिंग है वो डिग्लूटिनेशन के साथ और प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करेगा। डिग्लूटिनेशन पे भी मूव करेगा, प्रोट्रूजन ऑफ टंग पे भी मूव करेगा। डिग्लूटिनेशन पे और कौन सी चीज़ें हैं जो डिग्लूटिनेशन पे मूव करती है, उनमें थायराइड इन्लार्जमेंट है, प्री ट्रेकियल जो लिम्फ नोड्स है वो भी मूव करते हैं, और सब हायोइड जो बर्साइटस है वो मूव करता है। ये हम डिफरेंशियल में लिख सकते हैं। बाकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ये साइज इसका 1 to 2 सेंटीमीटर होगा और सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट होगा। फ्लक्चुएंट ये क्या नाम, क्या कहते हैं इसको, फ्लक्ट्यूलेंट बोलते हैं। फ्लक्ट्यूलेंट असल में होता है रबरी टाइप का, जैसे अगर बैलून के अंदर पानी डाल के उसको दबाओ तो जो होता है उस तरह फ्लक्ट्यूलेंट होगा। सॉफ्ट होगा और फ्लक्ट्यूलेंट होगा, इसको बोलते हैं सिस्टिक स्वेलिंग, जब सॉफ्ट और फ्लक्ट्यूलेंट हो, ठीक है। ये मोबाइल है और ट्रांस इल्यूमिनेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये बाकी नॉन टेंडर होगा, पेन नहीं होगा, उसे दबाने पे उसे पेन फील नहीं होगा, और स्लाइटली लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे ये जो पेशेंट है ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, इसे हम जहन में रखें तो हम सिनेरियो को डायग्नोज कर सकते हैं। यंग बच्ची है, ठीक है, और एंटीरियर मिड लाइन थोड़ा लेफ्ट साइड पे स्वेलिंग है, ठीक है। अब इसे जब हम बोलेंगे डीग्लूटिनेट करें तो ये स्वेलिंग ऊपर की तरफ मूव करेगी, प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ भी मूव करेगी, और ये नॉन टेंडर होगी, ठीक है, और फ्लक्ट्यूलेंट होगी, वही वाली चीज़ें आ गई। तो ये इस तरह क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है इसकी। अब थायरो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है जो सिस्ट के साथ जुड़ा है उसका अंदर ल्यूमेन भी होता है, तो ये माउथ के साथ ओरल कैविटी में खुल रहा है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन होगा तो एब्सेस बनेगा। अब थायरोग्लोसल सिस्ट का एब्सेस जो है इसको अगर सर्जन इसको समझे कि वैसे ही एब्सेस है जैसे सब मैंडिबुलर एब्सेस होता है, और इस तरह जर्नल एब्सेस समझ के इंसिजन और ड्रेनेज कर ले तो ये फिस्ट्यूला बन जाएगा। अच्छा, बाकी इससे मेलिग्नेंसी का रिस्क भी बढ़ता है। थायरोग्लोसल डक्ट की जो एपिथेलियम थी उधर से क्या बनते थे, हमारे फॉलिकल्स बनते थे थायराइड ग्लैंड के। अब इसमें से जो मेलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ेगा वो भी ये थायराइड के जो फॉलिकल्स से मेलिग्नेंसीज होती हैं, जिसमें पेपिलरी कार्सिनोमा है, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, इनका रिस्क बढ़ेगा, और इसमें भी मोस्ट कॉमनली पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा इससे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेड्यूलरी कार्सिनोमा पैराफोलिकुलर सी सेल से होता है जो कि लेटरल एनाल्गियन से बने थे। अब ये जो है लेटरल एनाल्गियन है नहीं, तो इसमें मेड्यूलरी कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होगा। पेपिलरी कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है और मोस्ट कॉमनली इसमें पेपिलरी कार्सिनोमा होता है अगर कार्सिनोमा हो। बाकी कॉम्प्लिकेशंस में एब्सेस हो सकता है और फिस्ट्यूला हो सकता है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं, अल्ट्रासाउंड से हमें कंफर्म करेंगे कि ये सिस्ट है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। अल्ट्रासाउंड पे ये सिस्टिक अगर है कि नहीं है ये हम कंफर्म करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर थायराइड जो है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है और जो सिस्ट है उसी में थायराइड है, तो हम सर्जरी नहीं करेंगे। अगर सर्जिकल रिमूवल करें तो हम उसका पूरा थायराइड निकाल रहे हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अच्छा, ज़्यादातर कंडीशन में इस तरह होगा कि थायराइड नॉर्मल पोजीशन पे होगा और थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट ऊपर बना होगा, तो फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये जो टेक्नीशियम 99 प्री टेक्नेट जो क्या कहते हैं स्कैन है ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे रेडिएशन एक्सपोजर होती है इसलिए इसे नॉर्मली अवॉइड भी किया जाता है। तो उसके अलावा फाइन नीडल एस्पिरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन क्यों करते हैं, मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए। मेलिग्नेंसी और उसको कैसे रूल आउट करते हैं, वो तो हिस्टोलॉजिकल चीज़ें हैं, उसमें कोलोमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स
हो सकते हैं। कोलोमिनर जो है एक्टिव फोलिकल में होते हैं, फोलिकल के अंदर जो थायराइड के फोलिकल है उसमें, और क्यूबॉइडल जो है वो डोरमेंट फोलिकल में होते हैं। अब अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हो तो वो मेलिग्नेंसी इंडिकेट कर रहा होता है। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट की क्या होगी, ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब चॉइस होगी। अच्छा, अब मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट ज़ाहिर है सर्जरी करेंगे। सर्जरी जो करते हैं उसका नाम है सिस्ट्रंग सर्जरी। सिस्ट्रंग सर्जरी SISTRUNK सिस्ट्रंग सर्जरी, ठीक है। इसमें ऐसे करते हैं कि सिस्ट जो है उसको निकालते हैं पूरे को, ठीक है, और ख्याल करना कि रप्चर ना हो जाए। और सिस्ट को निकालने के लिए आप पार्ट ऑफ हाइड बोन, क्योंकि सिस्ट होगा हाइड के पीछे, तो हाइड बोन को भी निकालते हैं और सिस्ट को भी निकालते हैं। और सिस्ट के साथ जो ऊपर जो डक्ट है वहाँ तक ऊपर से काटेंगे टंग से, और वो डक्ट भी साथ में निकालते हैं। इसको बोलते हैं इन ब्लॉक रिसेक्शन ऑफ सिस्ट। इन ब्लॉक यानी टोटल रिसेक्शन ऑफ सिस्ट। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रंग्स प्रोसीजर। SISTRUNK सिस्ट्रंग सर्जरी। सिस्ट्रंग सर्जरी करते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के लिए। अब पास पेपर से मैं एक क्लिनिकल सिनेरियो पढ़ता हूँ। इसमें देखिए 12-year-old बॉय प्रेजेंटेड to you with a swelling in front of neck midline में। The swelling moves when the patient protrudes the tongue। बस इतना ही दिया है, ठीक है। टंग प्रोट्रूजन के साथ स्वेलिंग मूव कर रहा है, मिड लाइन ऑफ नेक में स्वेलिंग है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, इसने पूछा है, तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट या थायरोग्लोसल सिस्ट हम लिखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम वो वाली चीज़ें लिख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड की कोई इनलार्जमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो है थायराइड नोड्यूल, लेम नोड्स, जो प्रीट्रेकियल लेम नोड्स थे जो कि डिग्लूटिनेशन के साथ मूव करते थे, ठीक है। इधर डर्मोइड सिस्ट भी लिखा है इसने, हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी और इसने पूछा है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर का थोड़ा सा लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे कि सिस्टम ऑपरेशन करते हैं, जिसने लिखा है इट इंक्लूड एक्सीजन ऑफ होल थायरोग्लोसल ट्रैक, पूरा निकालना है, विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ बॉडी ऑफ हाइड बोन सुपरा हाइड ट्रैक, और साथ में कोर टिश्यू ऑन ईदर साइड। इस तरीके से इसने लिखा है। तो सर्जरी में सिस्टम ऑपरेशन में हम कहेंगे कि हाइड बोन रिमूव करते हैं और ऊपर से थायरोग्लोसल पूरा जो ट्रैक्ट है उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, और कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है इसने। ये तो होप ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और इंशाल्लाह अगर ये सिनेरियो आया तो हम आंसर सही से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।